हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके 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 सर, चलो अगेन गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है बिकॉज आज मंगलवार है ना। मंगलवार में मंगल होना है, क्या मंगल होगा? फाइनेंस करना है, सीखना है। तो फाइनेंस में हम लोग ना आजकल बात कर रहे हैं सर, रिस्क कंट्रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है। मतलब एवरी बिजनेस, जितना सारा बिजनेस हम लोग देखते हैं, स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज के केस में हम लोग इस तरह का रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लाई करते हैं। बट ऐसा बात नहीं कि फाइनेंस सिर्फ बड़े कंपनी के लिए है, छोटा कंपनी यूज़ नहीं करेगा या छोटा मोटा बिजनेस यूज़ नहीं करेगा। वो अलग बात है कि जो स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम साइज बिजनेस होते हैं वो उतना सोचते नहीं है या फिर उतना एप्लीकेशंस में फोकस नहीं करते। बट बिग कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज, इनका तो फाइनेंसर एकदम मतलब बहुत जरूरी है। इवन मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। और ये जो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम है सर लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो लेवरेज का जो बेसिक मतलब होता है वो है रिस्क। ठीक है, कैसा रिस्क? तो रिस्क का नाम है बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क। दो तरह का रिस्क होता है, एक ऑपरेटिंग रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। मैंने डे टू डे बेसिस में डेली बिजनेस को ऑपरेट करने का एक रिस्क होता है। मतलब ऑपरेटिंग रिस्क किससे अराइज होता है? बड़ा सिंपल सा बात करते हैं, किताबी बात या फिर टेक्निकल बात से थोड़ा सिंपल बात करते हैं। जैसे मानो कि अगर आपको बिजनेस करना है आज के डेट में, किसी के मन में थोड़ा सा मानो कि बिजनेस का कीड़ा आ गया, आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे सोसाइटी में ना बिजनेस का कीड़ा कम है। ठीक है, वो अलग बात की बाद में जब कुछ नहीं होता अल्टीमेटली ज्यादातर लोग बिजनेस ही करना पड़ता है। जब जब बाद में कुछ ऑप्शंस नहीं रहता है तो इंसान अल्टीमेटली कुछ ना कुछ दुकान खोल कर तो बैठ ही जाता है ना। लेकिन वो बाई चॉइस नहीं होता, वो एक तरह का कंपल्सन हो जाता है कि भाई करना तो कुछ तो पड़ेगा, तो कुछ खाना तो पड़ेगा, फैमिली को कुछ खिलाना तो पड़ेगा। तो बंदा तब क्या करता है कि भाई जॉब जॉब नहीं मिला, जब लगा कि भाई जॉब मार्केट में मैं फेलियर हूँ, तब वो उसको लगा कि अब दुकान खोल के बैठते। सर ऐसा सिर्फ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिजनेस करने का एक जज्बात भी होना चाहिए। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं ज्यादा मोरालिटी में बात नहीं करूंगा। बट यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑपरेटिंग रिस्क है ये कैसे जनरेट होता है। सर आप लोगों को पता है, ये सब बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस किया। मैं इस बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। तो बेसिकली ये जो दो चीज मैं आपको अभी दो चैप्टर में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, एक का नाम है सर लेवरेज एंड दूसरे का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें एक सेकंड। तो एक हो गया सर लेवरेज और एक हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो लेवरेज है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये दोनों जरूरी होता है। अब मैं आपको क्यों मैंने पहली रिस्क के बारे में फिर से बताया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिस्क के बारे में, हाँ बोलो सर बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ये रिस्क हो या फिर ऑपरेटिंग रिस्क हो या फाइनेंशियल रिस्क, जैसे मानो मैं आपको क्या बता रहा था कि बाई चांस हो या फिर बाई कंपल्सन, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको एक जगह रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट तो लेना पड़ता है ना सर। माने क्या है ना, हर किसी के केस में ऐसा ऑप्शन नहीं है। मतलब 90% के केस में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसका अपना पर्सनल घर है और उसी में वो दुकान खोल लेगा। अगर घर है भी ना तो शायद प्रॉपर पोजीशन नहीं है दुकान खोलने के लिए, क्योंकि दुकान नॉर्मली एक मार्केट एरिया में या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन एरिया में लोग ढूंढते हैं कि भाई यहाँ करना है। तो फिर कहीं ना कहीं आप एक शॉप रेंट पे लेना चाहते हो। अब रेंट लेना ही तो एक रिस्क हो गया। मतलब रिस्क कैसे आ गया कि भाई अगर दुकान नहीं चला तो रेंट कहाँ से भरेंगे? घर से थोड़ी ना भरेंगे। एक बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा चलता है भाई शुरू से थोड़ा कैपिटल सपोर्ट आपको जरूरत है ना। कि शुरू से आप अपने माँ से, पापा से या जिससे भी आपको पैसा मिल रहा हो, या फिर अगर आपको एलिजिबल दिखा तो बैंक भी आपको कई बार लोन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट का भी कुछ स्कीम्स चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, कि आपको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप बिजनेस करके दिखाओ।
आपको प्रोवाइड करते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख, जैसे जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर आप कितना दिन तक घर से पैसा लाके या कैपिटल सपोर्ट से पैसा लाके आप अपना रेंट भरोगे? आपका मेन टारगेट क्या रहेगा कि जल्दी जल्दी ऐसा हो कि कम से कम दुकान का रेंट जो है वो मैं बिजनेस करके उठा लूं। क्या सर ये बात सही है कि नहीं? बोलो। इतना तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन ये रिस्क है कि नहीं? प्लीज टेल मी। अरे जैसे अगर आप आज के डेट में कोलकाता में कोई एक छोटा सा शॉप भी ओपन करना चाहता है तो कम से कम 10,000 का भाड़ा तो मिल देना पड़ेगा सर, कम से कम। मैं एकदम मिनिमम लेवल में बात कर रहा हूँ, मतलब 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों तक भाड़ा जाता है सर। रेंट 50 लाख तक का भी देखने को मिलता है, पर मंथ 50 लाख का रेंट है, ऐसा भी है बड़े बड़े बिजनेस के केस में। बट अगर मैं मिनिमम एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, छोटा मोटा कोई नहीं होता, मैंने कहना चाहता हूँ कि स्केल छोटा है, आप एक स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम 10,000 का भाड़ा तो पड़ जाता है। की संपत पड़े की पड़े ना? राहुल बोलो सर। वही चीज सर। तो आपको बिजनेस करना है, रेंट उठाना है, तो ये आपका एक रिस्क अराइज हो गया। तो ये जो रेंट का रिस्क है, अच्छा आपने कुछ फिक्स एसेट्स लेके बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो आपका जो फिक्स एसेट्स है ना उसका वैल्यूएशन दिन बे दिन कमता है, हर साल उसका डिप्रिसिएशन होता है, चाहे यूज करो ना करो एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होगा एज पर दी अकाउंटिंग सिस्टम। तो वो भी आपका एक रिस्क है कि भाई मेरा एसेट का वैल्यू अभी ज्यादा नहीं है। मैंने अगर आपको कभी लगा कि मैं बिजनेस छोड़ के चला जाऊंगा या फिर बेच दूंगा, तो आपको एसेट का वो दाम नहीं मिलेगा। सपोज आप एक बड़ा सा मशीन या मैन्युफैक्चरिंग कुछ लेके बैठे हैं, तो आपका जो मशीन है वो मशीन आपने मानो 10 लाख में खरीदा, तो आपका 10 लाख का मशीन थोड़ी ना 10 लाख रहेगा 1 साल 2 साल बाद, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक रिस्क है, तो ये डिप्रिसिएशन वाला है। ठीक है, तो ये जो रेंट है, डिप्रिसिएशन है, ये भी रिस्क है, ये ऑपरेटिंग लेवल का रिस्क है। ठीक है, लेकिन सर इससे भी बड़ा एक रिस्क आता है, जब बिजनेस को और बड़ा करना होता है तो बिजनेसमैन को लोन चाहिए होता है। अब लोन है तो फिर उसका इंटरेस्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, है ना? और ये आपका लाइबिलिटी भी है। अच्छा रेंट डिप्रिसिएशन क्या था? अच्छा डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश था। क्या है ना, एसेट का वैल्यू कम होता है, उसमें आपकी पॉकेट से पैसा नहीं निकलता, वो नॉन कैश आइटम है, मैं बाद में चर्चा करूंगा उसके बारे में। लेकिन सर रेंट जो है वो भी एक कंपल्सन है कि आपको देना पड़ेगा, वो भी आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, वो एक्सपेंस भी है, वो एक्सपेंस है बट डायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं माना जाता, देना पड़ेगा। लेकिन लोन जब आप बैंक से लेते हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज हो जाता है, आपके बैलेंस शीट में लोन एक लाइबिलिटी के हिसाब से दिखा जाता है, और लोन एक बार्डन भी हो जाता है। बार्डन तो है सर, चाहे कोई माने या ना माने, बार्डन तो है। लेकिन बिना लोन का बिजनेस करना भी पॉसिबल नहीं है। विदाउट अ लोन बिजनेस करना माने 99% केस में पॉसिबल नहीं। माने डिपेंड करता है आपका कैसा बिजनेस है। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो तो फिर भी थोड़ा बहुत आप बिना लोन का भी कर सकते हो, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस तो स्पेशल स्किल्स पे डिपेंड करता है ना? तो स्पेशल स्किल वगैरह जो है ना वो फिर भी आप अपने स्किल से डेवलप करके कर सकते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या फिर जो फिजिकल कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है ना, उसके लिए आपको लोन का जरूरत पड़ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है ना, इसको कवर अप करना लेवरेज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो दो चैप्टर लगातार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक हो जाता है लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको फाइनेंशियल रिस्क एबिलिटी, मैं ऑलरेडी इसके बारे में काफी सारा चीज बता दिया। इसके साथ साथ एक दूसरा चीज भी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है जानते हो? इसमें बहुत सारे अप्रोच भी हैं, जैसे कि एमएम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, मैं बताऊंगा ये क्या है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज माना जाता है सर, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, क्या एनालिसिस सर? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। मैं आगे आगे चर्चा करूंगा, थोड़ा समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, बट जब तक पहुंचेंगे आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। तो कहने का मतलब इतना है कि ये जो एनालिसिस है या जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सर कैपिटल स्ट्रक्चर उस चीज को बताया जाता है कि भाई आप अपना बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए, बड़े बड़े कंपनीज लाइक अंबानी अदानी जैसे बिजनेस, ठीक है, टाटा बिरला का बिजनेस, ये कोई साधारण सा बिजनेस नहीं है। इसका इतना बड़ा बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना लोन लेंगे, कितना
इक्विटी से पैसा उठाएंगे, कितना फाइनेंस मतलब कितना प्रेफरेंशियल से लेंगे, ये सब ना एक क्लियर कट देखना पड़ता है, उसको एनालिसिस करने का तरीका है। डोंट वरी, ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आगे आगे, ठीक है। फॉर्मूला से ना डरियो, कॉन्सेप्ट से ज्यादा ध्यान दो सर, फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग ना पढ़ाई लेवल में क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज लेवल में, स्पेशली कॉलेज में जब या एमबीए वगैरह में क्या करता है, उनको ना फॉर्मूला रट लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला रट के सर आप 2 मिनट का एग्जाम शायद क्रैक कर लिए, बट उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो आपको ना समझना चाहिए, जिसमें आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, है ना, आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करके। तो मैं ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ये डिस्कशन करने से पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले, मैं आपके साथ लेवरेज का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिया था। হ্যাঁ अरे স্যার দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ওটা হয়নি। আমি একটুখানি কলেজের ইন্টারভিউ ক্যাম্পাসে ব্যস্ত ছিলাম তাইতে। ওকে ওকে, নো ইস্যু। বাকিরা কেউ করেছে? তথা, সম্পদ, এরা কেউ করেছে? তথার হয়েছে বোধহয় নাকি? না স্যার। তথারও হয়নি? না না, হ্যাঁ বললি যে, স্যার আমার ফাইলটা ওপেন হচ্ছে না। বলিসনি? ও, আমি বাইরে ছিলাম বলে বলিস নাকি? হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। ऐसे भी करना था, वैसे भी करना था, चलो ठीक है। तो मैं ना आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको ना आइडिया आ जाएगा कि आखिर ये लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन यहाँ से करवाया था, ठीक है। जैसे ये नॉर्मली CA CMA लेवल का एक क्वेश्चन होते हैं सर। यहाँ पर आप देख सकते हो, CS में भी ऐसा ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर उसको MCQ में कन्वर्ट कर देते हैं। बट आप देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन मैंने স্যার करवाया আমারও था। কি হয়েছে? তোরও কি হয়েছে? ফাইল স্যার খুলছে আমারও না? পিডিএফটা ওপেন হচ্ছে না, পিডিএফটা ওপেন হচ্ছে না। আচ্ছা না, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে কোনো অনেকে ফোন প্রবলেম করেছিলাম, হচ্ছে। ফোন সুইচ অফ। কি করেছিলি? ওই তখন রাত্রিবেলা কল করেছিলাম আপনাকে একদিন, তারপর 2-3বার তো মেসেজ কিন্তু করলেই কল তো হতো। সুইচ অফ না, সুইচ অফ এই ছিল মেসেজ। ঠিক আছে, আমি আজকে আর, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। यहाँ से एक क्वेश्चन किया था, ये मुझे याद है, आप लोगों को मैंने करवाया था। ये वाला क्वेश्चन किया था ना, एक सेकंड पर, नहीं ये किया था। अल्फा बीटा का एक क्वेश्चन हुआ था ना, याद करो, मैं लिखाया था अल्फा बीटा का क्वेश्चन। फिर महादेव लिमिटेड का भी एक क्वेश्चन किया था। फिर बैक कैलकुलेशन करके ये अर्निंग पर शेयर का भी एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास। आज एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, चलो। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो पहले मेरे साथ थोड़ा सा रीड कर लो, उसके बाद इसका मैंने एनालिसिस दूंगा। क्या दूंगा सर? एनालिसिस। तो प्लीज आप थोड़ा सा फॉलो करो। ये कुछ कंपनी का डिटेल्स है, क्या दिया आप थोड़ा ध्यान से देखो सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग लेवरेज, और मैंने ऑपरेटिंग रिस्क कंट्रोल का मतलब के बारे में बता रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स। यहाँ पर 1 2 3 4 फर्म है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा, यहाँ पर कुछ प्राइस डेटा दिया है, कुछ कॉस्ट डेटा दिया है, ठीक है। व्हाट इन्फरेंसेस, सर यहाँ पर ध्यान देना, आपको इन्फरेंस का मतलब होता है एनालिसिस देना, ठीक है। तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। मैंने बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप क्वेश्चन से क्या मतलब ढूंढे हो, उसको एनालिसिस करके बताना पड़ेगा आपको। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, भाई एग्जामिनर को क्या बताएंगे कि एग्जामिनर को ये बताएंगे कि यहाँ पर मैंने ये समझा, और वो आपको लॉजिकली प्रूव करना है, ठीक है। तो वही चीज ये क्वेश्चन के अंदर है, व्हाट इन्फरेंसेस कैन यू ड्रॉ with respect to level of fixed cost and degree of operating leverage result, assume number of units sold is 5000। मैंने आपका जो कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट सोल्ड करता है, वो 5000 यूनिट का प्रोडक्ट सोल्ड करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब आपको 4 फार्म है, यहाँ पर 4 बिजनेस है, एक ए का बिजनेस, बी का बिजनेस, या ए कंपनी बी कंपनी, जैसे नाम पढ़ना चाहते हो पढ़ो। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ठीक है। ए कंपनी का डिटेल्स दिया है, सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ए का भी दिया, बी का भी दिया, सी का भी दिया, डी का भी दिया, ठीक है। 4 कंपनी का डिटेल्स आपके सामने गिवन है।
बस इतना सा डिटेल्स है। जस्ट आपको क्या करना है, चारों कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है और इन्फरेंस देना है कि आपने उसमें क्या देखा और क्या समझा। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया के लिए कुछ बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल आइडिया भी होना चाहिए ना, कि जैसे मानो कि सेकंड, ये बात मैं पहले भी किया आप लोगों के साथ और करता रहूंगा हमेशा। जैसे जब हम लोग किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जैसे आपको एक चीज बताऊं, जैसे मानो कि एयरलाइंस इंडस्ट्री, ठीक है, एयरलाइंस में एक कंपनी है ना सर, जो काफी ऑपरेटिंग रिस्क में है। जैसे इंडिगो ऑपरेटिंग रिस्क में नहीं है, इंडिगो का तो सर क्या बताएं, आजकल इंडिगो गजब ही छाया हुआ है। कितना फ्लाइट ऑर्डर दिया थे, करीब 500 या कितना ऐसा कुछ है। लेकिन इंडिगो का ही एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था एक जमाने में, अभी कंपटीशन। हाँ क्या नाम है? 500 কতগুলো 532 না কত অর্ডার 500, हाँ 500 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया। मैं आपको दूसरा एक कंपनी के नाम लेके जाना चाहता हूँ, उसका नाम क्या है, जेट जेट, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं जेट आपको, एयरवेज। हाँ जेट एयरवेज, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ सर, आपको पहले भी बताया मैंने, मुझे याद है, लेकिन फिर से मैं क्यों बता रहा हूँ, बस वही थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार आपको आइडिया देने के लिए, कि जैसे जेट एयरवेज का क्या है, ये अपना ऑपरेशन अभी बंद रखा है। जेट एयरवेज जो है इसका ऑपरेशन अभी बंद है, मानी क्या हुआ, जेट एयरवेज अपना ऑपरेशंस को इसलिए बंद रखा क्योंकि वो अपना डे टू डे जो बिजनेस का कॉस्ट है ना, उसका जो डे टू डे बिजनेस का कॉस्ट है उसको ऑपरेट करने में नाकाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ है, डेली ऑपरेशंस में। आप देख सकते हो कि इसका करंट इनकम का हालत देख सकते हैं आप इनकम का हालत देखो सर, ये सब माइनस पे है, ये सब माइनस पे है, 1000 करोड़ की माइनस पे जा रहा है, 1000 करोड़ का लॉस में दिखा रहा है। सर ऐसा क्यों? सर वही मैं बोला ना आपको, ऑपरेटिंग रिस्क। जब 2019 में ये अपना बिजनेस को बंद किया था, यानी बिजनेस बंद नहीं हुआ, एक चीज मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, ये बंद नहीं हुआ था, अभी भी बंद नहीं है, ये फिर से रिस्टार्ट करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये अपना ऑपरेशंस को ऑफ किया था तब इसका 5,500 करोड़ का लॉस था, माने इनकम जो था वो नेगेटिव था, 5,500 करोड़ का नेगेटिव इनकम था। वहां से ये अपना ऑपरेशन को बंद करके, ठीक है, जस्ट फिक्स खर्चा जो होना चाहिए एक बिजनेस को बना के रखने के लिए, एयरक्राफ्ट को रनिंग रखने के लिए, उसके पीछे इनका जो खर्चा हो रहा है, ऐसा करते करते अभी ये 1000 करोड़ में पहुंचा। 2022 में थोड़ा और कम हो गया था, 2021 में तो और कम हो गया था, मतलब बिल्कुल बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिलहाल फिर से रिस्टार्ट करने का सोचा ना, तो काफी सारे एम्प्लॉय हायर किया, काफी सारा एम्प्लॉय हायर किया, तो उसको पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो अब खर्चा बढ़ गया। लेकिन अभी भी ऑपरेशन बाकी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा चिंता है कि ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो लॉस झेल पाएंगे कि नहीं। अब ये थोड़ा सा रिकॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, अकाउंट्स में रिकॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से भी, किसी बड़े बड़े और भी कंपनी से थोड़ा सा फंड इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये चालू करने के लिए ही अभी फिर से अपने आप को सोच रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा बस ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग लेवल में, ठीक है। अब फाइनेंशियल लेवल तो और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं आपको वापस लेके आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पर, मतलब मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा था कि ये सब क्वेश्चंस वगैरह करने से आपको क्या फायदा है, आप एकदम बेस लेवल में जाके कंपनी में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस भी आता है जिन लोगों को एग्जाम क्रैक करना हो, और जिनका एग्जाम का कोई मैटर नहीं है, वो नॉलेज के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे पता है। देखें, तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, 4 फार्म है, मतलब 4 बिजनेस है। एग्जाम्पल 3, इसमें एक काम करो सर, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाओ, और ये सिमिलर क्वेश्चन की तरह ही है सर, हम लोग लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ए बी एंड सी डी, 4 बिजनेस है, 4 फार्म। आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअली डीओएल तक जाना है। तो सबसे पहले आपको पता है ना डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो फॉर्मूला तो मिल जाएगा, लेकिन पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अब उसको तो पुट करो थोड़ा। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, बताओ सर क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन क्या होता है इन सिंपल? कंट्रीब्यूशन माने बिजनेस अपना जो डे टू डे सेल करता है, सेल प्राइस पर मतलब सेल जितना होता है, ठीक है, वहां से वेरिएबल खर्चा को माइनस करके बिजनेस को डेली जो घर ले जाने का मौका मिलता है ना, उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी आप बोल सकते हो डेली का सेल और डेली का कॉस्ट माइनस करके जो मिलेगा वो आपका डेली का कंट्रीब्यूशन है, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कि आज का बिजनेस में मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है मैंने बिजनेस ने आपको कुछ दिया, ठीक है, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करके आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है इन वैल्यू। अगर वही चीज पर यूनिट के बेसिस में आपको गिवन हो तो वो भी आपको यहाँ पर दिया है। तो मुझे प्लीज बता दो कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा पर यूनिट का? आपको समझ में आ गया कि कैसे मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? কি রে ব্যাপারটা বোঝা গেছে সবাই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কত হচ্ছে তাহলে? ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 20 माइनस 6, इसका 32 माइनस 16, इसका मतलब सब माइनस कर करके आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। क्या ऐसा किसी को है कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर, कोई डाउट है तो बोलो सर, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। सेल प्राइस पर यूनिट ডিওএল কি দুটো নেগেটিভে আসবে? डीओएल मोस्ट प्रोबेबली दुटो नेगेटिव है आज पे। चलो चौथा तो डीओएल तक पहुंच गया, मैं तो अभी भी कहाँ -7 पड़ा। +2 -3 1 ये अरे बाबा, -7 +2 -3 1 चलो चौथा का आंसर सही है सर, ठीक है। -7 +2 -3 1 डीओएल चौथा निकल गया। चलो सर हम लोग बहुत पीछे हैं, आगे भागते हैं, चौथा बहुत जल्दी आगे निकल गया। बाकी लोगों का भी ऐसा आंसर निकला है तो बताओ आउटपुट कितना है इसका? इसका आउटपुट कितना है? क्वेश्चन ने बोला है सर, देखो कहाँ है आउटपुट, ये देखो कितना सेल करता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5000। चलो हम लोग एक काम करते हैं, सबका 5000 करके डाल देते हैं। अच्छा, आउटपुट मिलने से क्या सुविधा हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और जितना आप टोटल सेल कर रहे हो, ठीक है, इसको आप इंटू कर दो तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे इसके साथ इसको इंटू करो, ए इंटू बी करके आ जाएगा, आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 70,000, बी का हो जाएगा 80,000, सी का हो जाएगा 15,000 और डी का हो जाएगा 1 लाख। ঠিক আছে তো তথা ক্যালকুলেশন? স্যার 1.5 লাখ হবে 15,000 না। ओ सॉरी, 1.5 लाख, ठीक है। चलो तो ए बी सी हो गया, डी का क्या करें? डी का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ बोला है ना, ये देखो ए बी सी डी सभी का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया है। तो ए का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माने क्या? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को एक फिक्स खर्चा करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर रेंट वगैरह हो, कोई एसेट का डिप्रिसिएशन हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, हर बिजनेस में होता है सर। 80 40 2 लाख नील, चलो हम भी पुट कर देते हैं 80,000 40,000 2 लाख एंड ये वाला नील है। नील है तो नील ही पुट करेंगे। हाँ नील, नील भी है नील को भी पूछ लेते हैं। नील ठीक है तो यस सर। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो गया। अच्छा सॉरी, मैं फिर से लिख दिया। पॉइंट नंबर ई में क्या मिलेगा सर? ईबीआईटी मिल जाएगा। ये सब आप लोगों को पता है। ईबीआईटी मैंने बिजनेस का प्रॉफिट है सर, ईबीआईटी को प्रॉफिट को ईबीआईटी बोलते हैं, है ना। इसका दो नाम है, ईबीआईटी भी कहते हैं, ईबीआईटी भी कहते हैं, एक ही चीज है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर 65 75 ठीक करे बॉल
65 75 कहाँ से आया भाई? ईबीआईटी कहाँ से मिलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ना, टी पॉइंट माइनस डी पॉइंट ना। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करने से मिलता है ना। जैसे जेटीआरएस का भी देखो ना, तो हाँ ईबीआईटी सर, डी, 10,000 हाँ, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस 10,000 करोगे तब मिलेगा। বল কি বলছিস? तो 10,000 40,000 10,000 बोले 40,000। 10,000 40,000 लिखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। 10,000 को क्या करेंगे? माइनस पे दिखाएंगे ना। अरे हाँ माइनस 10,000 प्लस हाँ 40,000 प्लस 40,000, माइनस यस यस यस, प्लस 40,000। माने जो नेगेटिव में है, ईबीआईटी क्या है? एक तरह का प्रॉफिट है। माने ईबीआईटी इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया, उससे पहले का प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस हो गया है ए का। बी का 40,000 का प्रॉफिट है। इसका देख लो, 1.5 लाख से 2 लाख माइनस करके क्या आता है? 50,000 का नेगेटिव हो गया। इसका 1 लाख से नील माइनस करके 1 लाख ही आएगा। ये हो गया एबीआईटी का हालत। अच्छा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा था सर? क्वेश्चन ने हमें पूछा था ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए हमें। हमें फाइनेंशियल लेवरेज नहीं पूछा है, तो हम भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन जितना पूछा उतना ही करते हैं। तो ए बी सी डी ई में ईबीआईटी आया, एफ पॉइंट में हमें डीओएल मिल जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय, बोलो, ये सब भूलना नहीं है, ये सब मैं पढ़ा के आया। ऐसा नहीं, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने ये सब बताया नहीं आप लोगों को। लेवरेज का एकदम पहला दूसरा तीसरा क्लास में काफी डिटेल्स में बातचीत हुआ है। तो ऐसा लिखो ना, सी बाई ई। सी माने कॉन्ट्रीब्यूट, सी पॉइंट में क्या था? सी पॉइंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हुआ है, और ई पॉइंट में ईबीआईटी कैलकुलेट हुआ है। तो बस डिवाइड कर दो। डिवाइड करके अगर 70,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो क्या आएगा? 7 तो आएगा, बट वो नेगेटिव दिखाएगा, है ना? 7.7 কত আসছে? 7 नेगेटिव 0.7 কেন বললি তাহলে? ना ज्यादा बोलिए। कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी ना, तो 70,000 बाई 10,000 तो 7 ही होगा। लेकिन क्योंकि ईबीआईटी नेगेटिव में है तो हम इसको नेगेटिव में शो करेंगे। 80,000 कंट्रीब्यूशन, 40,000 ईबीआईटी, क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव में होगा। और इसका बताओ, 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन, 50,000 ईबीआईटी, तो क्या होगा? 3 होगा, बट नेगेटिव में होगा। मैं नेगेटिव को मैं ब्रैकेट में दिखाया सर, ठीक है। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट की जगह ऐसे आपको बता दूं सर, नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाने का एक सिस्टम है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर हम ब्रैकेट समझ नहीं पा रहे, तो आप ऐसे ना इसको माइनस करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। माने वैल्यू के आगे माइनस करके भी दिखा सकते हो, बट अगर ब्रैकेट है तो उसका मतलब भी नेगेटिव है। अच्छा, इधर कितना हो गया? 1 लाख बाई 1 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? +1। सर क्वेश्चन तो एकदम आसान था। हो गया सर, जो क्वेश्चन जो पूछा था निकल गया। कैलकुलेशन कंप्लीट। आप लोगों को बात समझ, कैलकुलेशन क्लियर है? शालिनी, नील, बोलो सर, कैलकुलेशन क्लियर है? पूर्वा বুঝতে পারা যাচ্ছে? রাহুল, यस सर। ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার তো? ओके सर। लेकिन सर इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया, इस क्वेश्चन का मेन जो पार्ट है वो बेसिकली कैलकुलेशन से भी ज्यादा, इस क्वेश्चन ने हमें ये पूछा है कि व्हाट इन्फरेंसेस कैन यू ड्रॉ विद रेस्पेक्ट टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट्स, ठीक है। माने आप इससे क्या एनालिसिस कर पाओगे? तो एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़ा ना एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि आपने क्या इन्फरेंसेस निकाला, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन्फरेंस। इन्फरेंस माने और कुछ नहीं सर, इन्फरेंस माने एनालिसिस करके बताना।
जैसे कि ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि DOL क्या है। DOL इज द रिस्क अराइजिंग ऑन द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। रिस्क अराइजिंग ऑन द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माने बिजनेस का जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है उसके कारण बिजनेस को जो रिस्क पहुंचता है, उसके कारण बिजनेस को जो रिस्क कंट्रोल करना पड़ता है, DOL एक्चुअली उस चीज को बताता है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हम लोग 4 बिजनेस के बारे में देख रहे थे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्की है, कौन सा बिजनेस लेस रिस्की है। हाँ, समझ रहे हो सर एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बताने वाला है? चलो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। फार्म डी डज नॉट हैव फिक्स कॉस्ट, है ना सर? क्या रे, बोलो ना, क्या फार्म डी का फिक्स कॉस्ट है? प्लीज टेल मी सर, क्या फार्म डी को फिक्स कॉस्ट है? क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है? ना सर। नो सर, फार्म डी में कोई फिक्स कॉस्ट नजर नहीं आ रहा है। तो फार्म डी में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो DOL क्या आया? 1। मैंने बेसिकली फार्म डी एकदम न्यूट्रल पोजिशन पे, इसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है। अब एक्चुअली यही चीज देखना पड़ता है कि लेवरेज 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, तो आपको वो रिस्क समझना पड़ेगा, आपको वो रिस्क एक्चुअली समझना पड़ेगा। तो इसका जिसका फिक्स कॉस्ट नहीं होगा उसका DOL 1 होगा, उसका DOL 1 होगा। नंबर 2, if the firm operates below the operating break-even point, operating BEP, its DOL is negative। देखो सर, अगर कोई बिजनेस, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, हल्का से मत लियो, बहुत जरूरी बात हो जाएगा बीच में। अगर कोई फार्म अपने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट माने जिस पॉइंट में बिजनेस अपना नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस देख पाता है, ठीक है। इफ द फर्म ऑपरेट्स बिलो द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, इट्स DOL इज नेगेटिव। मैंने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो नेगेटिव में है। अब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट DOL नेगेटिव होने के पीछे क्या होता है सर, ये आपको मैं बताऊंगा। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप ठीक से देखोगे तो बिजनेस ए जो है मैंने फार्म ए, इसका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकते हो? फार्म ए का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ए से निकल जाएगा, बोलो। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखा चुका हूं, कुछ भी बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, सब मैं करा के आया। तथा बॉल किया हुए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फार्म ए मैंने कत यूनिट सेल कर ले, सिंपल कर रहा हूं बात को, कितना प्रोडक्ट सेल करने से बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा, ये आपको यहां से कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल बात कर रहा हूं ना, आप एक बिजनेस चलाते हो, आपको पता है कि आप अपने दुकान में कितना प्रोडक्ट सेल करने से आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और कितना ज्यादा करने से वो सिचुएशंस आप निकल जाओगे, और उस कितना नीचे रहने से आपका नो प्रॉफिट नो लॉस से भी आप नीचे रहोगे। ये हर बिजनेसमैन को पता है, जो जो भी बिजनेस होता है बिजनेसमैन का, चाहे वो चाय का दुकान चलाता हो,
चॉप का दुकान चलाता हो, चॉप समझते हो ना, बंगाल का बड़ा फेमस है ना, सीएम भी बोलते हैं कुछ नहीं तो चॉपेর স্যার दुकान 70,000 खोल 70,000 70,000 কি ওই কনস্ট্রিবিউশন কনস্টি কি যেন? কন্ট্রিবিউশন? হ্যাঁ কন্ট্রিবিউশন আমি এ কি প্লাস কন্ট্রিবিউশন আমি কি কন্ট্রিবিউশন জিজ্ঞেস করেছি? কন্ট্রিবিউশন তো অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি, আমি জিজ্ঞেস করেছি অপারেটিং ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অফ বিজনেস এ, মানে কত ইউনিট সেল করলে, আবার বলছি কত ইউনিট প্রোডাক্ট সেল করলে বিজনেস নো প্রফিট নো লসে আসবে, সেটা এখান থেকেই বেরিয়ে যাবে। কিভাবে বের করব? इसका फॉर्मूला मेरा पहले से लिखा हुआ है सर, इसका फॉर्मूला मेरा पहले से लिखा हुआ है, आप देखो आपके कॉपी में है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लिखा के रखा, वो भी कितना डिटेल्स में, आप लोग अगर घर में रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ। फार्म ए का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। आप लोग लास्ट दिन इसका एक जवाब दिए थे, मैंने ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था, लेकिन क्या है ना ये लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण थोड़ा सा आप लोग भूल गए। अच्छा फार्म ए का फिक्स कॉस्ट कितना है? 14,280 1,00,000 14,280 ना, यूनिट आंसर होगा, यूनिट में आंसर होगा। फार्म ए का फिक्स कॉस्ट देखो ना कितना है, 5,714 हाँ फार्म ए का फिक्स कॉस्ट कितना है 80,000 ना। फार्म ए को अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए 80,000 का फिक्स खर्चा करना पड़ता है, सिंपल रखो ना, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इसमें, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो सर, ज्यादा दिमाग में लोड ना लो, जस्ट अंडरस्टैंड करो, दुनिया का सारा चिंता बाहर कर दो कुछ देरों के लिए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। इसका फिक्स कॉस्ट है 80,000, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे 14, है ना। तो 80,000 बाई 14 जो वैल्यू आएगा कितना बदला तो था ने 5,714 तो 5714 5,714, ये क्या यूनिट्स है सर, दिस इज द यूनिट्स। इसका माने ये होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि अगर फार्म ए 5,714 यूनिट सेल करता है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आप लोग मुझे बताओ तो सर, हाउएवर एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल आउटपुट क्या है फार्म ए का, एक्चुअल आउटपुट कितना है फार्म ए का, कितना सेल कर रहा है? 5,000 बस सही है, एक्चुअल सेल कर रहा है 5,000, माने अंडर परफॉर्मर है कि एट पार चल रहा है? हाँ सर, अंडर परफॉर्म कर रहा है कि एट पार चल, कम कर रहा है ना, मैंने उसको जितना सेल करना चाहिए उससे कम सेल कर पा रहा है, उसको 5,714 यूनिट सेल करना चाहिए था, उसके जगह उसका एक्चुअल आउटपुट है 5,000, एक्चुअल आउटपुट इज 5,000 यूनिट्स, सो DOL इज नेगेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज आप कैलकुलेट कर पाते हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो सर, जेट एयरवेज हो, पेटीएम हो, जोमेटो हो, नाइका हो, जो भी बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हो, ये फंडामेंटल अप्रोच है हार्डकोर लेवल में, इतना डिटेल्स तो कोई, मतलब क्या बताऊं मैं, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस जो कोर्स होता है ना सर, मैं भी कराता हूँ, उसमें भी मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता पाता, क्यों? क्योंकि उसमें भी थोड़ा लिमिटेशन है, सिर्फ हार्डकोर फाइनेंस में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है डिटेल्स में मार्केट को अंडरस्टैंड करने का, किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का, क्या आप बिजनेस को पढ़ सकते हो, यू रियली कैन फील दैट पर्टिकुलर बिजनेस, जो भी हो धीरे धीरे आपको और मौका मिलेगा समझने का। देखो तो कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ा कम सेल में है, मैंने इसका सेल को बूस्ट करना पड़ेगा, सिंपल बात है, और इसीलिए इसका DOL नेगेटिव दिखा रहा है, और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में भी इसका DOL 7 माइनस आया है,
सिमिलर तरीके से जिसका भी DOL नेगेटिव है तो रीजन वही है, जिसका भी DOL नेगेटिव है रीजन वही है। अच्छा, फार्म सी का भी थोड़ा मैं बात कर लूं यहाँ पर। सर फार्म सी जो है इसका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये भी निकाल लो तो सर, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फार्म सी का, फार्म सी भी नेगेटिव है ना। सेम कॉन्सेप्ट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना हुआ फार्म सी का 2 लाख है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप देख लो 30 होगा, तो इसका 6667 यूनिट सेल करना पड़ता, लेकिन ये भी 5000 यूनिट सेल कर रहा है, ये भी 5000 यूनिट सेल कर रहा है। हाउएवर एक्चुअल आउटपुट इज ओनली 5000 units, so DOL is negative। बस माने क्यों किसी पर्टिकुलर बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव हो रहा है, इसके पीछे का ये है कहानी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल, पॉजिटिव कब दिखता है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि पॉजिटिव कब होता है। वेयर लिख लो, वेयर अ फार्म operates above the operating break-even point, its DOL is positive, like फार्म बी। हमारे क्वेश्चन में एक फार्म बी था जो पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है बट वो तो सर न्यूट्रल में है, बट फार्म बी पॉजिटिव है। इसका सिंपल कैलकुलेशन कर लो ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है इसका 40,000, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है 40,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 16, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 16 है ना। सो 40,000 बाई 16 कितना हो जाएगा, बोलो ना। 40,000 কত হলো, सर कनेक्टेड हो आप लोग, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है। हेलो, यस हाँ सर। सर। ओके सर। ए आप लोगों ने निकाला इसका फार्म बी का, फार्म बी का आप लोग ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट देखा कितना हुआ, 2500 ना, 2500। हेलो, लेकिन एक्चुअल में कितना कर रहे हैं आप लोग, कनेक्टेड हो सर, आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा साउंड दे दो। हाँ सर। ओके सर। तो फार्म बी जहां पर 2500 करना चाहिए था सेल उसको, उसके जगह वो 5000 कर रहा है, मैंने डबल कर रहा है। इसका मतलब बिजनेस क्या है, एकदम पॉजिटिव हालत में है, और इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी पॉजिटिव है, इसलिए 2। तो कहीं ना कहीं रिस्क अच्छा है ना, थोड़ा रिस्क लेना तो पड़ता है, पॉजिटिव रिस्क है। और अगर आप सही सिचुएशंस में देखो सर, रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रिस्क का पॉजिटिव यूज आप कर पाते हो, ठीक है। और थोड़ा रिस्क तो बनता है सर, अगर मैं फाइनेंस को 2 मिनट साइड में भी कर दूं, जिंदगी में जो बंदा
चाहे कोई भी हो, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, अरे गहरे नत्थु करे किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या है एप्लीकेबल? यही है कि सर जो बंदा जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया वो जिंदगी में क्या किया। कुछ बनने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि पहाड़ में जाके कूद जाओ या फिर तैरना नहीं आता है तो फिर भी पानी में कूद जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको एक्चुअल में कुछ मिलता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई भी फील्ड। मतलब इतना तो मैंने महसूस किया, बाकी आप लोगों का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या फिर हो जाएगा। अच्छा प्लीज मुझे इतना बताओ कि ये जो लेवरेज का इन्फरेंस है, मैंने आपको समझ में आया? मतलब कैलकुलेशन तो ठीक है, बट इससे एक फाइनेंस मैनेजर जो कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर रहा है, वो कंपनी को क्या डिसीजन देगा कि भाई मेरा फार्म ए का क्या हालत है, बी का क्या हालत है, सी का क्या हालत है, डी का क्या हालत है, और उसको क्या करना पड़ेगा आगे। तो ऑब्वियस बात है कि फार्म ए को यही बोला जाएगा कि भाई आप अपना सेल को बूस्ट करो, फार्म सी को भी यही बोला जाएगा सेल बूस्ट करो, बी को बोला जाएगा आप स्टेबल रहो, डी को बोला जाएगा थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा खर्चा बढ़ाओ, ताकि बिजनेस आगे जाके थोड़ा सा कुछ दे। तो इसका तो लिवरेज एकदम बिल्कुल न्यूट्रल में है, तो कहीं ना कहीं इसको ग्रोथ में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्रोथ करना चाहोगे खर्चा तो बढ़ेगा। ऐसे रिसेंटली मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वो फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर बना हुआ कॉन्सेप्ट था। बिजनेस का नाम है सर अदानी, ठीक है? ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे अदानी में अदानी पोर्ट, ठीक है, ये बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफी बातचीत चलता है। बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि इसका काफी लोन है, लोन का बार्डन बहुत है। तो कंपनी ने रिसेंटली थोड़ा लोन का वार्डन को ना थोड़ा कम भी किया है, बट फिर भी ये बिजनेस का मतलब लोन अभी भी है, ठीक है, अभी भी इसका लोन वार्डन अच्छा खासा है। अगर आप इसका बैलेंस शीट कहाँ चला गया, इतना फ्री में एडवर्टाइजमेंट देने लग गया इसमें। एक सेकंड, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, तो ये रहा। देखो अगर आप इसका बैलेंस शीट में जाओगे ना, और आप इसका 2020 21 22 इस तरह से चेक करोगे, लाइबिलिटी देखो आप किस तरह का लाइबिलिटी आप इसके पास देखोगे। अकाउंट्स पेबल, ये एसेट्स टोटल एसेट्स हैं, इसमें आपको पेबल भी नजर आ रहा है। करंट लाइबिलिटी आप दिख जाओ, आपको दिखाई दे देगा। एक सेकेंड, ये रहा करंट लाइबिलिटी, मैंने शॉर्ट टर्म, कहाँ रही भाई करंट लाइबिलिटी। देखो सर 2022 में इसको 11,000 करोड़ का लाइबिलिटी था, 2021 में 7,000 करोड़ का था, 2019 में 10,000 करोड़ का था। सिर्फ लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा एसेट भी है इनके पास, ऐसा नहीं कि एसेट नहीं है, बट फिर भी लाइबिलिटी कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। और नॉन करेंट मैंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो देखो और ज्यादा है। नॉन करेंट मैंने लॉन्ग टर्म, ठीक है, 43,000 करोड़ का लाइबिलिटी है। उससे पहले 35,000 करोड़ का था, उससे पहले 28,000 करोड़ का था। लेकिन जितना समय गया और बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं ये अपने बिजनेस पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है ना। और ऐसे इसका जो पोर्ट बिजनेस है ना, ये इसका इंडिया में इसका मोनोपोली है, ठीक है। अनेक तरह का मोनोपोली सेटअप कर दिया इसने, और इसका कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो करेंटली वर्ल्ड लेवल में जो अपना एक्सपोर्ट लीडर बनने का जो ड्रीम देख रहा है, गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी एक ड्रीम है कि हम लोग ग्लोबली एक्सपोर्ट लीडर बनेंगे, चाइना को बीट करेंगे। सपना देखना अच्छा है, बट चाइना को बीट करने में समय लगेगा सर, क्योंकि जब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्किल में अच्छा नहीं बनेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। बट हाँ, यूरोपियन वर्ल्ड एज वेल एज अमेरिकन वर्ल्ड, वो भी इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग जोन मानना चाहता है। दे लव इंडिया कंपेयर टू चाइना, ठीक है। और मैं अमेरिका एज वेल एज यूरोपियन नेशंस का बात करूंगा कि वो लोग चाइना से ज्यादा प्रेफर अभी इंडिया को कर रहा है। इसका एक फायदा इंडिया ले भी रहा है, और उस पर्टिकुलर चीजों में अदानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंडिया को बहुत जोर का हेल्प करेगा, और कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस मॉडल या फिर इसका बिजनेस फोकस एरिया इंडियन इकोनॉमी के नजर से देखो तो काफी बढ़िया है, और इसका अपना पर्सनल नजर से भी देखो तो भी बढ़िया है।
लेकिन एक चीज है, इसका बर्डन ऑफ लोन बहुत बड़ा है। इसको लेके एनालिस्ट कभी बार थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है कि पता नहीं कि ये इतना बर्डन लोन का लिया है, अगर फेलियर हो जाए तो क्या होगा, ये डर लोगों के मन में थोड़ा रहता है, क्योंकि लेवरेज थोड़ा सा इसका हाई है। ठीक है सर, जस्ट मैं आपको हल्का आइडिया दे दिया। ओके, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো সবাইকে? বলো, ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? यस सर। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। Calculate the operating leverage, financial leverage, combined leverage from the following data under situation 1, 2 and financial plan A and B। बढ़िया क्वेश्चन है सर। फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं ना, पर्सनल लेवल का नहीं, मैं बिजनेस लेवल का बात कर रहा हूँ। जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो इस तरह से प्लान करते हैं, आप भी कर सकते हो सर। हाँ, यस सर, हाँ। फाइनेंशियल प्लानर फॉर अ कंपनी, माने एक कंपनी को जो फाइनेंशियल एडवाइस देना पड़ता है वो किस तरह से होता है, उसमें आप कैसे एडवाइस दोगे। काफी लोग प्रोजेक्ट भी बनाते हैं सर, कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बना के कंपनी को बताते हैं कि भाई कंपनी आप ऐसा करो, आपको ऐसा रहेगा। उसके लिए पहले आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी का बोर्ड से, कंपनी का प्रीवियस डेटा से। उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करके आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फोरकास्ट। तो पहले आप देख लो सर, एक कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होगा। एक कंपनी, उसका इंस्टॉल कैपेसिटी है, माने वो 4000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है वो 75% ऑफ द कैपेसिटी है, माने जितना उसका कैपेसिटी है उसका 75% ही वो एक्चुअल में प्रोडक्शन एंड सेल कर पाता है। सेलिंग प्राइस दिया है आपको 30 पर यूनिट, माने एक एक प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं कंपनी, वो 30 टका पर यूनिट में बिकता है, और उसको खर्चा पड़ जाता है 15 टका पर यूनिट। यानी सेल करते हो 30 टका में, 15 टका में बेचते हो, तो 30 माइनस 15 क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन। हाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 15 टका, समझ गए ना। इसके साथ साथ आपको फिक्स कॉस्ट दिया है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का 2 सिचुएशन दिया है सर, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा सा हटके है। अंडर सिचुएशन 1 आपका 15,000 का फिक्स कॉस्ट है, सिचुएशन 2 में आपका फिक्स कॉस्ट 20,000 का है। मतलब ये दोनों अलग सिचुएशन है। और एक बार आपने माना कि आपका फिक्स खर्चा 15,000 पड़ सकता है, दूसरी बार आपने माना कि आपका फिक्स खर्चा 20,000 पड़ सकता है। ओके, अब इस क्वेश्चन का और एक स्पेशलिटी है कि आपको यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर भी दिया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए कंबाइंड सिस्टम, तो ये क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मिला हुआ है। चलो मजा आ जाएगा। बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस में इक्विटी एंड डेब्ट के बारे में बात करता है। इक्विटी एंड डेब्ट ये आपको किसी भी रियल लाइफ बिजनेस का मिल जाएगा। जैसे आपको मैं अदानी बता रहा था, आप जब अदानी के फाइनेंस को चेक कर रहे थे, इसमें आप बैलेंस शीट में जा रहे थे, इसमें भी आपको मिल जाएगा। लुक एट सर, ये इक्विटी देख रहे हो सर? अरे कंपनी के पास कितना इक्विटी है, मैंने शेयर कितना है, सिंपल है, टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी दोनों मिला के इनके पास करीब 93,000 करोड़ का कैपिटल है, जो लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी मिला के है। लाइबिलिटी मैंने लोन है और शेयर होल्डर्स इक्विटी मैंने शेयर, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिटेल्स में देख सकते हो। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये दोनों चीज बहुत जरूरी है सर। तो लाइबिलिटी लोन को बताते हैं और इक्विटी ओन को बताते हैं, ठीक है। माने जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी को शेयर देते हैं, वो ओनर हो जाते हैं, और जो कंपनी को लोन देते हैं वो लोन प्रोवाइडर हो जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट में कहावत है लोन प्लस ओन, दोनों मिला के कैपिटल का क्या आपके पास सपोर्ट है।
तो कहीं ना कहीं इसके पास अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल्स जब मैं, अच्छा ये सब बैलेंस शीट एनालिसिस कहाँ सिखाता हूँ सर? बैलेंस शीट एनालिसिस या तो आप अकाउंट्स मैम के पास जब पढ़ोगे तो आप वहां पर भी सीखते हो, और जिनको अकाउंट्स नहीं सीखना है वो मेरे पास जब फंडामेंटल एनालिसिस करेगा ना, स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं कराता हूँ वहां पर, तो उसमें मैं बैलेंस शीट को पढ़ाता हूँ कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट के लिए चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अभी जितना फाइनेंस के लिए जरूरी है उतना बता देता हूँ। ओके सर, माथा मत खाओ, पढ़ाओ। तो where a firm operates above operating break even point, its DOL is positive। अच्छा सॉरी, मैं कहाँ चला गया, आपको अभी क्वेश्चन कराना है ना, ये वाला। अब यहाँ पर आपको मैं जो चीज बता रहा था, इसका दो प्लान है सर, एक है प्लान ए और एक है प्लान बी। सर यहाँ पर आप ध्यान देखना, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 अलग है, और प्लान ए प्लान बी अलग है। अच्छा बताओ, सिचुएशन के अंदर प्लान आता है कि प्लान के अंदर सिचुएशन आता है? सिचुएशन के अंडर प्लान आता है कि प्लान के अंदर सिचुएशन आता है? क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? तो प्लेनेट अंडर है वैसे। প্ল্যানের আন্ডারে সিচুয়েশন দেব? হ্যাঁ, সিচুয়েশন আলাদা হবে, সিচুয়েশনে প্ল্যান এ হয় এন্ড প্ল্যান বি, এবার যতগুলো প্ল্যান নিবি सिचुएशन वाइज प्लान होगा, प्लान वाइज सिचुएशन थोड़ी होगा, थोड़ा सोचो। प्लान वाइज सिचुएशन होता है कि सिचुएशन वाइज प्लान होता है? कि राहुल, नील, पूर्वा, शालिनी, बोलो सर। हाँ सर, सिचुएशन वाइज प्लान है कि प्लान वाइज सिचुएशन है? सिचुएशन वाइज प्लान है। सिचुएशन वाइज प्लान है, थैंक यू सर। ठीक है, एज पर सिचुएशन हमें प्लानिंग करना पड़ता है, ना कि एज पर प्लान हम सिचुएशन देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, डोंट वरी सर। चलो, एग्जाम्पल 4। अच्छा इसमें था क्या सर, इसमें देख लो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि प्लान ए है प्लान बी है, इसमें इक्विटी का बता रहा है 10,000, प्लान बी में इक्विटी बता रहा है 15,000। डेब्ट, डेब्ट माने लोन, जिसमें इंटरेस्ट है 20%। 10,000 का इसमें प्लान ए में 10,000 का लोन है जिसका इंटरेस्ट है 20%, प्लान बी में 5,000 का लोन है जिसका इंटरेस्ट है 20%। कुल मिला के कैपिटल कितना है? कुल मिला के कैपिटल है 20,000, इसका भी कैपिटल है 20,000, लेकिन डेब्ट इक्विटी का जो रेशियो है वो अलग है। डेब्ट इक्विटी का रेशियो अलग है, डेब्ट माने लोन होता है, इक्विटी माने ओन होता है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को ना समझ नहीं आता, डेब्ट माने क्या है, डेब्ट माने लोन। ठीक है, इक्विटी मनी क्या है, इक्विटी मनी ओन। ठीक है, ओन मनी जो शेयर होल्डर पैसा देते हैं या खुद का पैसा, या तो कंपनी खुद अपने घर से ला रहा है या फिर मार्केट से शेयर होल्डर से ले रहा है। ठीक है, हम लोग जो मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये कंपनी को लोन थोड़ी देते हैं, कंपनी के शेयर में हम भी पैसा लगाते हैं, तो हम भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। यस सर, हम भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो। एक पर्टिकुलर बना लिया, और जैसे कि कंट्रोवर्शियल वर्ड है, सिचुएशन के अंदर प्लान है कि प्लान के अंदर सिचुएशन? सर मुझे जैसा समझ आता है और जैसे होना चाहिए, सिचुएशन के अंदर प्लान होता है। प्लान ए प्लान बी, और एक सिचुएशन ले लो, सिचुएशन 2, इसके अंदर भी एक है प्लान ए प्लान बी।
ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर? वही काम जो करते करते आप लोग थक जाते हो। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कैलकुलेशन लेके प्रभु का नाम। हाँ सर, बचपन में हम लोग बहुत करते थे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? हम पहले ही दिखा दिया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 15। प्लान ए का भी, प्लान बी का भी, प्लान ए का भी, प्लान बी का भी, मैं सिचुएशन वाइज दे रहा हूँ। हर केस में 15 है, केस अलग यहाँ पर नहीं होगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं सर। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो सर? 4000 आपका कैपेसिटी है, लेकिन आप कितना कर पाते हो? 75%। तो 4000 का 75% कितना? 4000 का 75% 3000। यस सर। 3000। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 3000, 3000, 3000, 3000 पुट कर दो। जो जो कॉमन है वो तो पुट करना ही पड़ेगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन आ गया, नंबर ऑफ यूनिट भी आ गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना? टोटल कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू मिल जाएगा। तो प्लान ए में आपका वैल्यू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का 45,000, इसका भी हो जाएगा 45,000, इसका भी हो जाएगा 45,000। अरे सब 45,000, सब 45,000। क्या कर सकते हैं, जो है वो है। ए बी सी डी। सर कंट्रीब्यूशन मिल गया तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन में यस, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना सर। सिचुएशन 1, फिक्स कॉस्ट का दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन 1 है, एक सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट है 15,000, सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट है 20,000। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कंसिडरेशन के साथ पुट करना है। सिचुएशन 1 में आपका फिक्स कॉस्ट है 15,000, तो प्लान हो ए हो या प्लान बी, दोनों में 15,000 है। सिचुएशन के 15,000, सिचुएशन 2 का 20,000, उस हिसाब से पुट करो। ठीक है ना? ए बी सी डी हो गया। ई में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया, एक आंसर आ जाएगा, बोलो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट मिल गया, क्या मिलेगा अभी? ईबी आईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो 45 से 15,000 माइनस कर देंगे, सी माइनस डी करके आ जाएगा। तो 45 माइनस 15 करके ये हो जाएगा 30,000, ये भी हो जाएगा 30,000, ये चेंज हो जाएगा। 45 माइनस 20 कितना है? 25,000, इसका भी हो जाएगा फॉर 25,000। बढ़िया है सर। एफ पॉइंट में क्या आएगा? सर ईबीआईटी के बाद क्या देना पड़ता है? ईबीआईटी के बाद क्या देना पड़ता है? ये मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कर लिया, जैसे अदानी भी किया होगा। किसी भी बिजनेस का चेक कर लो सर, कोई किताबी बात नहीं है, ये रियल लाइफ है। ईबीआईटी के बाद क्या देते हैं? ये पीबीआईटी हो गया, पीबीआईटी से क्या देते हैं? इंटरेस्ट, है ना? ईबीआईटी या पीबीआईटी से क्या देते हैं सबसे पहले? इंटरेस्ट, जो भी लोन है उसका इंटरेस्ट। तो चलो इंटरेस्ट पे करो ना। इंटरेस्ट माइनस करना है, कितना होगा वो बताओ। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, दोनों केस में क्या इंटरेस्ट होगा? कौन बताएगा मुझे? कोई तो बताए मुझे, क्या इंटरेस्ट होगा? सर देखो, प्लान ए का, प्लान ए का इंटरेस्ट है आपका 10,000 का 20%, कितना होता है? 2,000। प्लान बी का इंटरेस्ट है 5,000 का 20%, कितना होता है? 1,000। तो बस प्लान वाइज है, आपका प्लान वाइज है, तो प्लान वाइज पुट करो, सिचुएशन से क्या लेना देना। तो प्लान ए का पुट कर दो 2,000, प्लान बी का पुट कर दो 1,000। सिमिलरली सिचुएशन 2 में भी प्लान ए का है 2,000, प्लान बी का है 1,000। कोई डाउट? कोई डाउट सर? डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं सर।
EFG, जी पॉइंट में हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो EBIT से इंटरेस्ट चला जाएगा तो क्या रहेगा, PBT, और EBT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो क्या मिला है, PBT। ओके, सिमिलरली बड़े बड़े कंपनीज का भी वही हुआ है जो हमारे एग्जांपल्स में चल रहा है। तो 30,000 माइनस 2,000, दिस इज 28,000, दिस वन 29,000, ये हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ C माइनस F खोल के, ताकि आप जब बाद में देखो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं सॉरी, C नहीं, ये कौन सा है, E माइनस F। अच्छा 29, दिस वन 23,000 एंड दिस वन 24,000। PBT तक आ गए सर। अब तो कहानी बहुत इजी हो गया। अब हमें क्या चाहिए सर, अभी हम लोग आगे और नहीं बढ़ेंगे, अभी हम लोगों को क्या चाहिए बोलो तो, क्वेश्चन ने जो पूछा था वो चाहिए हमें, रिस्क कैलकुलेट करना है ना। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करेंगे। अब जो जो भी जरूरी डेटा था मिल गया। नाउ कैलकुलेट DOL, कैलकुलेट DFL, कैलकुलेट DCL। चल DOL कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT करके, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। देख लो कंट्रीब्यूशन कौन से पॉइंट में है, C पॉइंट में है, और EBIT कहाँ है, E पॉइंट में है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, C बाई E, C बाई E। तो C बाई E माने कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT करके मुझे बताओगे क्या, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT करके हमें मिल जाता है DOL। तो क्या हो जाएगा सर, आप लोग भी मुझे कंफर्म करना, मेरा आ रहा है पहले वाला का 1.5, मैंने 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000। सेकंड का आ रहा है मेरा 1.5, थर्ड का आ रहा है मेरा 1.8, एंड इसका आ रहा है मेरा 1.8। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो, कंफर्म ही सर, कि DOL का आंसर मैच किया क्या मेरे साथ आप लोगों का। কি ম্যাচ করেছে তথা সম্পদ, নীল, রাহুল, বলো স্যার, শালিনী ম্যাচ করেছে। हाँ सर वेरी ओके, DFL भी बता दो सर, कैसे मिलता है DFL का फॉर्मूला बताओ मुझे थोड़ा, EBIT बाई E बाई G, यानी EBIT बाई PBT, भूलना नहीं सर, ठीक है, EBIT बाई PBT। कितना हो जाएगा, 1.07, 1.03, प्लीज चेक इट, चेक कर लेना, 1.09, 1.04 मैच করেছে। प्लीज मुझे मैच करके बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे मैच करा के बताओ सर, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। DCL कैसे मिलेगा सर, ऐसे तो दो कॉन्सेप्ट है DCL कैलकुलेट करने का। DCL माने कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल। DCL कैलकुलेट का फॉर्मूला जो है वो नॉर्मली ऐसे होते हैं सर, कंट्रीब्यूशन बाय PBT, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कौन सा पॉइंट बता रहा है, C पॉइंट, और PBT मेरा कहाँ है, G पॉइंट। तो C बाई G करके भी मुझे मिल जाता, C बाई G मैंने कंट्रीब्यूशन बाई PBT करके भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, DOL के साथ DFL को इंटू कर दो तो भी मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन बाई PBT करके जो मिलेगा, DOL इंटू DFL करके भी सेम मिलेगा। चेक करके देख सकते हो, मैं पहले भी ये सिखाया था। 1.6, 1.55, 1.96 एंड 1.88।
चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। मैच किया? है सर। आंसर कंप्लीट सर। बस अगर आपके पास डिफरेंट प्लान के साथ, डिफरेंट सिचुएशन के साथ कोई सिचुएशन आ जाए, आपको अपनी कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस करना है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। जब कैलकुलेट करने के बाद अभी थोड़ा एनालिसिस भी दे देना चाहिए ना। ऐसे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मुझे कुछ पूछा नहीं था, बट फिर भी फाइनेंस है ना, फाइनेंस बिना एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रखता। नोट तो लिख लो, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड in this sum, inferences in this sum, मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड द इन्फरेंसेस इन दिस सम इज, माने ऐसे तो पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर हमें इसे एनालिसिस देना पड़े तो क्या देंगे। आपके पास सिचुएशन 1 था, सिचुएशन 1 में प्लान ए था, प्लान बी था। आप थोड़ा देखो, अपने आंखों से देखो एक बार आपने जो कैलकुलेशन किया। सर आप मुझे बताओ सर, सिचुएशन 1 में आपका डीओएल ज्यादा है कि सिचुएशन 2 में डीओएल ज्यादा है? प्लीज मुझे बताओ। सिचुएशन 1 में डीओएल ज्यादा है कि सिचुएशन 2 में डीओएल ज्यादा है? बोलो ना। 2 में ज्यादा है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फिर सिचुएशन 1 हैज लोअर डीओएल कंपेयर टू सिचुएशन 2 बिकॉज ऑफ क्या, कोई बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है, बोलो। ऐसा क्यों हुआ कि सिचुएशन 1 में ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है? व्हाट इज द मेन रीजन, कौन बता सकता है? सर फिक्स कॉस्ट तो बेसी। थैंक यू। आप लोगों को ये बात वेरी गुड था, ये बात मैंने स्टार्टिंग लेवरेज क्लास से बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग रिस्क बेसिकली फिक्स कॉस्ट से जनरेट होता है। तो जिसका फिक्स कॉस्ट हाई होगा उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई होगा, जिसका फिक्स खर्चा कम रहेगा उसका ऑपरेटिंग रिस्क भी कम रहेगा। तो नो डाउट सिचुएशन 1 में आपका फिक्स खर्चा कम है, इसमें देखो 15,000, इसमें देखो 20,000, तो जिसका फिक्स कॉस्ट कम है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा है। तो वही बात आपको समझना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। हाँ सर, बस इतनी सी बात। तो वही सिचुएशन 1 हैज ए लोअर ड्यूएल कंपेयर टू सिचुएशन 2 बिकॉज ऑफ लोअर फिक्स कॉस्ट। बस ये इसे कहते हैं समझना। थैंक यू। अच्छा, प्लान ए हैज हायर डीएफएल, देखो तो सर प्लान ए का डीएफएल थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लान बी। फाइनेंशियल लिवरेज किसका ज्यादा है? देखो प्लान ए में आपका फाइनेंशियल लिवरेज है 1.07, प्लान बी में है 1.03। सिचुएशन 2 में देख लो, प्लान ए में 1.09 और प्लान बी का 1.04। तो कहीं ना कहीं प्लान ए का फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, प्लान बी का कम है। व्हाट इज द मेन रीजन? सर बोरोइंग कॉस्ट बेसी लगবে।
কি আরেকবার বল, কি বললি? ইন্টারেস্টটা বেশি দিতে হচ্ছে। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू। प्लान ए में तुम्हारा इंटरेस्ट का खर्चा ज्यादा है और प्लान बी में इंटरेस्ट का खर्चा कम है। तो ये चीज आपको पहले भी पता था, हम लोग ये सब डिटेल्स पढ़ के आए हैं कि अगर फाइनेंशियल रिस्क लोन से ज्यादा, जितना लोन ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं प्लान ए में आपका लोन का इंटरेस्ट हाई है, तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 1.07 1.09। लेकिन प्लान बी में आप देखो आपका लोन कम है, इंटरेस्ट भी कम है, इसमें 1000 करके हैं, इसमें 2000 करके इंटरेस्ट है। तो अब यही कारण है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा हुआ है। तो प्लान ए हैज हायर डीएफएल एज कंपेयर टू प्लान बी बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ लोन, या फिर आप ऐसे लिखो हायर लेवल ऑफ डेप्ट। ठीक, हायर लेवल ऑफ डेप्ट। और क्या बोला जा सकता है? और एक एनालिसिस मुझे यहां से निकल रहा है, आप भी एक बार चेक करो। सिचुएशन 2, ओके, सिचुएशन 2, प्लान ए हैज द हाईएस्ट combined leverage on account of what? कौन बताएगा? सिचुएशन 2 में प्लान ए का कंबाइंड लेवरेज हाईएस्ट है 1.96। ऐसा क्यों हुआ सर? यस, बोलो। सिचुएशन 2 में कंबाइंड लेवरेज हाईएस्ट है ना 1.96। मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों है सर? তথা বল, তথাই বলছে যখন তথাকেই জিজ্ঞেস করি, কি কারণ হলো বল। সবাই কানেক্টেড আছে না? আওয়াজ না, কানেকশন হচ্ছে না? আমার আওয়াজ আসছে? হ্যালো, यस सर। আসছে? বল স্যার কি কারণ হবে? কম্বাইন্ড লেভারেজ 1.96 প্ল্যান এ তে সিচুয়েশন 2 তে কেন বেশি, মানে কোন পয়েন্টের জন্য বেশি হচ্ছে, কি এমন আছে যার জন্য লেভারেজ কম্বাইন্ডলি বেশি হচ্ছে? सर प्लान ए का इंटरेस्ट भी हाई है, प्लान ए का फिक्स कॉस्ट भी हाई है, माने ऑपरेटिंग भी हाई और इंटरेस्ट भी हाई, एंड दैट इज द मेन रीजन। यही मेन रीजन है। देखो अगर आप बाकी प्लान में देखो कहीं ना कहीं इससे कम ही है, इसका फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है और इसका फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा है, माने बैंक का इंटरेस्ट भी ज्यादा है और फिक्स्ड रेंट वगैरह भी ज्यादा है। तो प्लान ए में आपका रिस्क सबसे ज्यादा है, इसलिए कंबाइंड रिस्क प्लान ए में ज्यादा है। यस ना? কি তাই তো, বোঝা গেছে কি না? यस सर। Yes, sir. On account of higher fixed cost and higher debt. तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आप अपने कंपनी को सजेस्ट कर सकते हो ना कि किस में रिस्क ज्यादा है, किस में रिस्क लो है और क्यों है। बस यही तो काम है। और जब आप एज ए एनालिस्ट किसी कंपनी को देखोगे तब भी आपके दिमाग में चलेगा भाई ये कंपनी का ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। ठीक है, कंपनी का रिस्क एबिलिटी को समझने का, इस तरह से समझना है सर, बस इतना ही काम है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। সম্পদ বোঝা যাচ্ছে তো? রাহুল
बोलो। यस सर। कैसे? अच्छा, और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारा है, आप अभी भी कर सकते हो, घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार पीडीएफ वापस रीसेंड करूंगा, आप लोग एक बार घर पे रीट्राई करना, तो अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगा सर। पी क्यू आर का 3 बिजनेस अलग अलग दिया हुआ है आपको, वही कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, आपको डेटा गिवन है, तो जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करना सर, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ थोड़ा करता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो। चलो, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लो ना, बहुत अच्छा रहेगा। सर देखो, तो ये कंपनी का एक बैलेंस शीट दिया है यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। सो डोंट वरी, जिसको बैलेंस शीट समझ में आता है उसके लिए भी ठीक है, जो नहीं समझ पाते हैं वो भी समझ जाएगा। आपको बस एक चीज मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली अकाउंट्स वगैरह में ये सब चीज डेवलप होता है कि बैलेंस शीट कैसे बनता है, बट जो लोग डायरेक्टली कभी भी अकाउंट्स नहीं किया और डायरेक्टली फाइनेंस समझ रहे हैं, या फिर अकाउंट्स अगर पहले किए हैं तो भूल गए, कोई बात नहीं सर। आप यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस को सोचो, कि आप सोचो कि आपके सामने एक बिजनेस है और उसने अपना डिटेल्स दिया, ठीक, जैसे यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बार बार अलग अलग कंपनी का डेटा शो कर रहा हूँ, जैसे ये अदानी का बैलेंस शीट था। एक्चुअली बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा कंपनी लेवल में आजकल चेंज हुआ है, आजकल वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट करते हैं कंपनी में, नॉर्मल बिजनेस अभी भी टी शेप में करते हैं, बट कंपनी अभी वर्टिकल में करते हैं। मैंने क्या है, पहले एसेट दिखाते हैं फिर लाइबिलिटी दिखाते हैं, ये देखो सर, एसेट्स वगैरह पहले आ जाएगा, फिर टोटल एसेट्स का दे दिया यहाँ पर, और इधर देखो लाइबिलिटी उसके बाद है, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, और ये इक्विटी, और ये दोनों साइड मैच करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एसेट्स मिला के 93,883 करोड़ का दिखा रहा है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा नीचे आ जाओ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी मिला के भी 93,883 होता है। सर ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस शीट मैच करना जरूरी है क्या? हेलो, और बैलेंस शीट मैच करेगा ही करेगा, मैंने एसेट साइड लाइबिलिटी साइड मैच करना मैंडेटरी है। सर ये सब चीजें ना आपको अकाउंट्स में समझाया जाता है, ये फाइनेंस का पार्ट नहीं, कि बैलेंस शीट क्यों टैली करता है, बैलेंस शीट कैसे डेवलप होता है, इसके लिए जिनका अकाउंट्स है उनको मैं बस इतना बताऊंगा कि आप लोग सर अकाउंट्स जानते हो, आपको पता है। जिनको अकाउंट्स नहीं पता उनके लिए मैं बोलूंगा कि मैं कुछ दिन बाद सर स्टार्ट करूंगा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं बता दूंगा। अगर किसी को भी लगता है कि वो अकाउंट्स जानना चाहता है, समझना चाहता है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एक्चुअली सीए फाउंडेशन, सीए एग्जीक्यूटिव थियोरेटिकल पार्ट के लिए मैं वो सब कराता हूँ, सीए में इंटर का भी थियोरेटिकल बेसिक्स पार्ट होता है उसमें, तो उसके लिए मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट करूंगा। तो उसमें अगर किसी को अकाउंट सीखना है ना, एकदम जर्नल लेजर से लेके हर चीज सिखाया जाता है, चाहेगा तो कोई कर सकता है, मतलब जिसको लगता है कि अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अदरवाइज जिनको आता है वो मौज करे, नो इशू। वहां पर मैं ये सब चीजें बताता हूँ सर, कि बैलेंस शीट टैली क्यों करता है, ये सब वगैरह वगैरह। হ্যাঁ হ্যালো, আমি করবো। বুঝতে পারলাম না, কেউ কিছু বলছে কি? হ্যাঁ, আমি করছি স্যার। পূর্বা, আমি করবো স্যার, আমাকে বলবেন আমি করবো, কারণ আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট, আমার বেসিকটা একটু দরকার আছে, আমি ভাবছিলাম এই জন্য একদিন ফোন করব। না আমি অ্যাকচুয়ালি করবো। ফাইন্যান্সের অ্যানালিসিস এর মধ্যে অ্যাকাউন্টসটা ঢুকে আছে, তো সেই জন্য আমাকে বলে দিতে হয় অনেকেরই। বুঝতে অসুবিধা। ওই অ্যাকাউন্ট আর কস্টিং বলেছিলেন না, ওই কস্টিং এর ক্লাসটাও আমি করবো, যদি আপনি শুরু করেন তাহলে করবো। ঠিক আছে, কস্টিং ম্যাম করান, ম্যাম কস্টিং এর ক্লাস ম্যামের চলে, আমি ঠিক আছে ম্যামকে জিজ্ঞেস করে নেবো, আমি ম্যামকে জিজ্ঞেস করে বলে দেবো আপনাকে। আপনি বলেছিলেন যে এই দুটো জায়গায় ভিতটা একটুখানি না করে নিলে না পরে অসুবিধা হবে। আপনি এই কথাটা একদিন লাইভে ক্লাসেই বলেছিলেন। অ্যাকাউন্ট কস্টিং আর আরেকটা কিছু বলেছিলেন যেটা একটু শিখে নিলে ভালো হয়, সেটা আপনি ইকোনমিক্স, বলেছিলেন। অ্যাকাউন্টস, হ্যাঁ, কস্ট আর ইকো, এই তিনটে জিনিসের বেস থাকলে কমার্শিয়াল এবার ওয়ার্ল্ডে কোনো প্রবলেম হয় না। এবার আমি তো 11-12 তো এই সাবজেক্ট গুলো পড়িনি, যার জন্য একটু অসুবিধা হয়, তো আমি করে নেবো ক্লাস ঠিক দুটো। আছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে,
लाइबिलिटी एंड, अच्छा अब यहाँ पर चलो आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाया अभी, जैसे आपने अदानी में देखा, एक साइड में लाइबिलिटी इक्विटी दिखाते हैं, एक साइड में एसेट दिखाते हैं। अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ सर, सिंपल, ठीक है। कंपनी का एसेट साइड है, जैसे ये, इसको बोलते हैं टी शेप, ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, इसको टी शेप बोलते हैं। पहले के जमाने में, अभी भी नॉर्मल बिजनेस जो है सर, वो आज भी ऐसे सिस्टम पे ही अकाउंट्स मेंटेन करता है। सिर्फ जो कंपनी है वो वर्टिकल शेप में करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया। ओनली कंपनी जो होता है ना, वो वर्टिकल शेप में करते हैं, इसको शेड्यूल 3 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी बिजनेस के लिए शेड्यूल 3 या वर्टिकल शेप में मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं, बाकी लोग ऐसे कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा टेक्निकल पे बात नहीं करूंगा, जो लोग मैम के पास अकाउंट्स एंड कॉस्ट का क्लास करते हैं वो लोग जानते हैं ये सब क्या है नहीं है। चलो ठीक है। लाइबिलिटी एंड इक्विटी के बारे में कंपनी ने अपना डेटा दिया है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 करोड़ शेयर 10 ईच करके, तो 1 करोड़ शेयर है, 10% करके कितना हो जाएगा, 10 करोड़। कंपनी के पास पुराना रिजर्व सरप्लस है 2 करोड़ का। डिवेंचर माने लोन है कंपनी के पास, 20 करोड़ का लोन है जिसका इंटरेस्ट है 15% करके। कंपनी के पास करेंट लाइबिलिटी है 8 करोड़ का। करेंट लाइबिलिटी माने जो विद इन 1 ईयर कंपनी को रिपे करना पड़ता है। तो ये हो गया कंपनी का लाइबिलिटी एंड इक्विटी का डेटा, माने शेयर एंड लोन का मिला के। इसको हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं लोन प्लस ओन। लोन से लाइबिलिटी क्रिएट हुआ और इक्विटी से शेयर का, ठीक है। माने जिसमें कंपनी का प्रोमोटर भी हो सकता है, या फिर आप हमारे जैसे छोटे छोटे शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो भी हो सकते हैं। बेसिकली इक्विटी का मतलब ही होता है ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। हम लोग जो आम आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो एक्चुअली इक्विटी होता है सर, लोन नहीं होता। इसलिए हम लोग कभी कंपनी अगर हमें पैसा ना भी दे, हम ये दावा नहीं कर सकते या क्लेम नहीं कर सकते कि भाई कंपनी को पैसा दिया था, कंपनी ने हमें रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। अगर बाई चांस कंपनी नहीं दे पाया तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस नहीं चला। अगर बिजनेस चलेगा आपको बिल्कुल रिटर्न मिल जाएगा। फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 25 करोड़ का है और करेंट एसेट्स कंपनी के पास 15 करोड़ का है। अब जिनको फिक्स एसेट्स और करंट एसेट का नॉलेज नहीं है उनको बस एक छोटा सा चीज बताऊंगा। फिक्स एसेट्स माने जिसका बेनिफिट कंपनी लॉन्ग टर्म लेवल में ले सकता है। करंट एसेट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है। करंट एसेट का कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। कैश हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, फिर आपका स्टॉक हो सकता है, ठीक है। स्पेशली कैश एंड स्टॉक को मान के चलो, करंट एसेट्स में ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। माने जिसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी दुकानदार के दुकान में जो स्टॉक होते हैं वो भी करंट एसेट होते हैं, बिकॉज स्टॉक अभी बेच के पैसा मिल जाएगा। और जो कैश दुकान में पड़ा होता है वो भी करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो कंपनी के पास बड़े बड़े मशीन्स वगैरह होता है, कंप्यूटर्स वगैरह होता है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, जिसको कुछ नहीं पता वो भी समझ जाएगा। अच्छा, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ में दिया है। फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 8 करोड़ का। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 65%। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 2.5%। इसके लिए ना ये रेशियो का चैप्टर करना थोड़ा जरूरी होता है। ये चैप्टर मैंने रिसेंटली एक बार कवर किया। अगर कोई बाद में जब मैं इसको रिपीट करूंगा रेशियो तब एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी है किसी को तो वो रेशियो का क्लास लेके ना कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए रेशियो भी बहुत जरूरी होता है, और जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट স্যার पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। हाँ কি হয়েছে বল। স্যার এই রেশিওটা আপনি তাহলে পড়া করাবেন তো একবার? হ্যাঁ পরে লাইভ করাবো, আর যদি কারো তাড়া থাকে তাহলে সে আমার রিসেন্ট কিছু রেকর্ডিং আছে আমি দিয়েও দিতে পারবো। হ্যাঁ, মানে আপনাকে একটু বলা হয়নি। আমার ওই নামকাই এমবিএ আমাদের না মাঝখানে এই যে ফার্স্ট সেমিস্টার তো ফেব্রুয়ারিতে 6 মাস পর হয়েছে। কিন্তু আমি হুম। ফেব্রুয়ারি থেকে এই জুনের মধ্যে ৩ মাসের মধ্যে আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার হয়ে গেছিল। তো রেশিও আর অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদের স্কিপ করতে হয়েছিল। জাস্ট থিওরি আচ্ছা। দিয়ে ফাইন্যান্স করেছে। তো রেশিওটা নেওয়া প্রবলেম ছিল। সত্যি বলছি, এটা মিথ্যা তো বলছি না। না না, তিন বুঝতে পেরেছি আমি। তোর একার ওই নয়, এরকম অনেকের গল্প বল। ওই ৩ মাসের মধ্যে হয়ে যেত। তো অনেক কিছু স্কিপ করে শুধু থিওরির উপর দিয়ে চলেছে। তো ওটা যখন করাবেন তা আমিও করব। ঠিক নিশ্চয়ই আছে? নিশ্চয়ই। হুম। তাদের এগুলো ফিনান্সের পার্ট, আমি করিয়ে দেবো, ঠিক আছে। করতে তো হবে, এগুলো না শিখলে কি ফিনান্স শিখলো মানুষ। এমবিএ ফিনান্স হবে আর মানুষ যদি রেশিও অ্যানালিসিস না করতে পারে, যদি মানুষ মানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টের তো করতেই হবে, যারা স্টক মার্কেট অ্যানালিসিস করে তাদেরকেও করতে হবে।
কোম্পানি সেক্রেটারিকেও করতে হবে, এমবিএ ফাইন্যান্সকেও করতে হবে। যদি এইগুলো আমরা না জানি তাহলে আমি কি নিজেকে প্রুভ করব? क्या समझ रहे हो ना सर? क्या प्रूफ करेंगे? मेरे को क्या आता है ना? হ্যাঁ, কেন রেশিওর দ্বারা ব্যালেন্স শিটের অবস্থাটা বোঝা যায়। हाँ एग्जैक्टली बिना रेशियो में तुम बैलेंस शीट नहीं समझ पाओगे। कंपनी का हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस एक्चुअली रेशियो से समझ में आता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सिखाऊंगा सिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा समय लूंगा सर लेकिन सिखाऊंगा। अच्छा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 65%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 2.5 और इनकम टैक्स रेट दिया है 40%, मैंने सरकार आपसे 40% टैक्स लेता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया, आपको एक बैलेंस शीट उठा के दे दिया और फिर आपको अर्निंग पर शेयर पूछता है, ऑपरेटिंग रिस्क पूछता है, मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज पूछता है और कंबाइंड लेवरेज पूछता है। डोंट वरी सर, चलो मेरे साथ साथ चलो ना, एकदम अभी अभी कभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग ओपन रखो, ठीक है? दिमाग में ज्यादा कचरा ना भरे, दिमाग को ओपन रखो, सब समझ में आएगा, ठीक है? अब दिमाग को ना हम लोग कई बार ब्लॉक कर देते हैं, दिमाग को ब्लॉक नहीं करना है। चलो पर्टिकुलर अच्छा सबसे पहले ना ये बैलेंस शीट से ना हमें सेल उठाना पड़ेगा, सेल्स का डेटा चाहिए। बता सकते हो सर सेल्स का डेटा क्या होगा? सेल्स कितना होगा यहाँ पर? कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बताओ। ये बोलते पर सेल्स का डेटा चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स? তথা প্রাইস আর কোয়ান্টিটি তো প্রাইস আর কোয়ান্টিটি, প্রাইস কোথায় দিয়েছে? 100 স্যার। 100 কি করে বের করলি বল? স্যার এটা অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও দেওয়া রয়েছে টোটাল। थैंक यू, इसमें देखो रेशियो काम आ गया, वेरी गुड सर। ये देखो सर एसेट देके रखा है ना, और टर्नओवर मैंने क्या बेसिकली सेल का डेटा। तो कितने एसेट पे कितने टर्नओवर है, तो अगर 40 एसेट्स है, 40 करोड़ एसेट पे टर्नओवर कितना बोला? 2.5, तो 40 इंटू 2.5। इसीलिए थोड़ा रेशियो का नॉलेज चाहिए। डोंट वरी, जिनको रेशियो का नॉलेज नहीं है उनको मैं रेशियो का बाद में सिखा दूंगा। तो एक्चुअली ये एसेट टर्नओवर बोला है, तो कितने एसेट पे आपका कितना सेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस सिंपल इतना करना है कि आपके पास 40 करोड़ का एसेट है, 2.5 आपका रेशियो दिया है, तो आपको बस 2.5 इंटू 40 कर देने से ही आपका सेल्स का डेटा मिल जाएगा। प्राइस क्वांटिटी इसमें नहीं था, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? तो आपका हो जाएगा 100। थैंक यू था। बी चौथा का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, ये चीज अच्छा लगता है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन एट द रेट कितना होगा? देखो कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। 85 सर। हैं 35 85 85 ओए ঠিক করে বল। 85 কেন বলছিস? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिए से, तो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोला है ना 65%, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 65% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो अगर सेल्स 100 है और वेरिएबल कॉस्ट 65 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा दादा? 35 ना? 35 सर। हाँ वही, समझ गए ना सर आप लोग? मेरे को सेल्स का डेटा मिल गया, सेल्स इज 100, वेरिएबल बोला कि 65, तो हमें तो पता है ना सर कि सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन।
So if you know the variable cost percentage is 65 and if you know the sales percentage is 100, then what is your contribution? Obviously 35. Basic maths है. Thank you sir. आगे देखें. पॉइंट सी, कंट्रीब्यूशन मिल गया सर 35. अच्छा, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में मिल जाएगा. देखो तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है. फिक्स कॉस्ट पर एनम बोला है 8 करोड़. 8 पुट कर दो. कंट्रीब्यूशन मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया, ईबीआईटी मिल जाएगा. बिल्कुल मिलेगा. तो 35 माइनस 8 है ना, बी माइनस सी. 35 माइनस 8 माने 27. ईबीआईटी मिल गया तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा ना यहां से. इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, चलो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा. কত হবে ব্যালেন্স শিটের মধ্যেই ডেটা আছে. बैलेंस शीट के अंदर ही डेटा है. सर कत 3. हाँ सर. वेरी गुड सर. ये देखो 20 करोड़ का मेरा लोन है ना, डिवेंचर माने लोन. 20 करोड़ का लोन है, 15% का इंटरेस्ट है, इसीलिए ऐसे लिखा रहता है 15% डिवेंचर. तो इस 15% डिवेंचर माने 15% इज द इंटरेस्ट. ये सब अकाउंट्स में सिखाया जाता है सर. मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बता देने का, जिनका अकाउंट्स थोड़ा सा वीक है या फिर भूल गए. तो 15% का 20, ठीक है, तो 15% ऑफ 20 करोड़ तो हो गया मेरा 3 करोड़ का इंटरेस्ट है. ए बी सी डी ई हो गया एफ. अच्छा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया, क्या मिलेगा, पीबीटी. पीबीटी तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो सर 27 माइनस 3 दैट इज 24. बड़ा सिंपल है सर. हमें ना जरूरी चीज मिल गया. आप लोग मुझे पैड बता पाओगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा. सरकार आपसे 40% टैक्स लेगा बोला है. जितना आपका इनकम हो वहां से 40% गवर्नमेंट ले लेगा, तो बचेगा कितना. अरे बचेगा कितना. अगर 40% सरकार लेगा तो बचेगा कितना, 60%. तो पीबीटी का 24 का 60% करके बताओ ना. जितना आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है वहां से 60% क्या होता है, क्योंकि 40 तो सरकार लेगा. गवर्नमेंट 14.4. 14.4, थैंक यू. ठीक है, 14.4 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मैंने सरकार को देने के बाद बचा आपके पास. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितना है, कैसे मिलेगा. স্যার ওই 10 ইকুইটি 10 টাকা করে এক একটা শেয়ারের দাম. টোটাল শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে 10 কোটি, 10 करोड़. एक एक शेयर का दाम है 10 ईच. तो फिर 10/10 माने 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, तो पर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ ना. 0.144. ना नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ तो. স্যার ইপিএসটা বলছি. अच्छा ईपीएस बोलছি. नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है ना, तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़. तो मैं इसको जस्ट, ये सभी करोड़ में है ना, पीबीटी वगैरह सब करोड़ में है, ठीक है, ये भी करोड़ में है. तो हम भी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर दे देते 1, मैंने 1 करोड़ एक्चुअली. तो अगर आपको पैड मिल गया, ईपीएस में मिल गया, सॉरी पैड में मिल गया, नंबर ऑफ शेयर में मिल गया, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, 14.4 डिवाइडेड बाई 1. अर्निंग पर शेयर এটাই তো হবে তথা 14.4, তাই তো.
14.40 তো হবে পার শেয়ার আর্নিং হ্যাঁ স্যার ताले बस ईपीएस हो गया। ये भी पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पर देखो, ये देखो ईपीएस हम लोग कितना, हर कंपनी का ईपीएस निकाल के देता है। ये देखो सेकंड, फाइनेंशियल्स में जाओ, इनकम स्टेटमेंट में जाओ, हर कंपनी का आपको ईपीएस मिलेगा। जैसे यहाँ पर अदानी का ईपीएस बता रहे 25.14, लास्ट ईयर था 24.58, उसके पहले था 22.282, इसी तरह से निकला है सर। ठीक है, ठीक जिस तरह से हम लोग इस कंपनी का निकाल रहे हैं। बस और दो काम छोटा सा, डीओएल डीएफएल डीसीएल, चलो बताओ, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। डीओएल कितना होगा? आगे पे शिफ्ट हाँ आगे पे शिफ्ट दो ना सर, नेटवर्क डिस्टर्ब को सकते हैं। देख 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 हो गया सर। ঠিক আছে। अच्छा डीओएल कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके। तो देखो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी क्या होता है। डीएफएल कैसे मिलेगा? ईबीआईटी बाय पीबीटी करके। और डीसीएल और डीटीएल कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी करके। बस इतना तो जानते हो सर। बताओ सर, ये हो जाना चाहिए 1.3, ये होना चाहिए 1.125 और ये होना चाहिए 1.46। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो। हाँ सर ठीक है, बस इतना सा काम है सर। सर घर पे आप लोग इंटरप्रिटेशन करके ना मुझे शेयर करना, इंटरप्रेट करना क्वेश्चन को। ठीक है, ना भी कर सकते हो चलेगा। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, चलो बहुत इंटरप्रिटेशन बहुत हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन में दिया ना आपको, क्वेश्चन नंबर 7, वो जो मैं अभी आपको बोला उसका इंटरप्रिटेशन करना। अच्छा आई थिंक आपको बैलेंस शीट भी दे दिया जाए ना तो भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी था रेशियो का। अगर रेशियो जिनका स्ट्रांग है वो बहुत इजीली कर पाएगा, जिनका रेशियो थोड़ा कम स्ट्रांग है वो बाद में जब रेशियो कर लेगा उसको भी हो जाएगा। सर मैं आपको काफी सारा क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पे होमवर्क देता हूँ, मैं ये पीडीएफ वापस शेयर करता हूँ आप लोगों को। अगर बाई चांस ओपन ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं क्या क्या क्वेश्चन मैंडेटरी है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 4, 4, 5, 6 मस्ट ट्राई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर ये जो 7 इधर था, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इधर वाला जो 7 था, ठीक है बड़ा क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन था नंबर, नहीं ठीक है उतना ही कर लो सर। 2-3 क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और उधर से क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इतना कर लो, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेवरेज हो गया। लेवरेज का मेन जो भी बात था मैं कर दिया। क्वेश्चंस भी काफी सारा वेराइटीज हुआ। अब आगे आगे अगर आप लोग और भी कुछ क्वेश्चन फेस करते हो ट्राई करो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा, मतलब एकदम कोर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, चलो बाय। গুড নাইট স্যার। गुड नाइट सर, गुड नाइट। স্যার বলছি ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দেবেন কারণ